साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें मूड क्वेश्चन जो अपने को आज डिस्कस करना है वो इस प्रकार है कि कोई पुलिस वाला मेडिकल शॉप पर जाकर क्या सैंपल ड्रॉ कर सकता है? सैंपल ड्रॉ करने के बाद क्या उनको जांच के लिए भेज सकता है? और अगर मिलावट पाई जाती है या मिसब्रांडिंग पाई जाती है या ऐसा मिलता है कि ड्रग्स जो है वो स्प्यूरियस है, तो क्या वो एज़ पर लॉ FIR दर्ज कर सकता है या इन स्टेप्स को अवॉइड करके वो किसी भी दुकानदार को परेशान करने के लिए ऐसा कोई भी कार्रवाई कर सकता है जो कि CRPC में या IPC में या इवन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक में करने के लिए उसके पास कोई पावर नहीं है। तो साथियों पुलिस का जुरिडिक्शन क्या होगा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, ड्रग इंस्पेक्टर की पावर क्या होगी इस सिनेरियो में, और कार्रवाई किस प्रकार होगी इन मामलों में, ये सब डिस्कस के जो है मुद्दे हैं। और इन्हीं सब मुद्दों को जो है डील विद किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट में, जिसका नाम है राकेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार। नाम नोट कर लिया आपने साथियों, जिसका SLP क्रिमिनल नंबर है 10373/2018 और सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल अपीलेंट जुरिडिक्शन के तहत जो है जजमेंट पारित किया है। साथियों यहाँ पर जो लर्नेड काउंसिल्स थे वो अपीयर हुए और यहाँ पर जो पिटिशनर है उसने चैलेंज किया इम्प्यून ऑर्डर को, जिसके तहत हाई कोर्ट ने उसकी जो पिटिशन थी उसको खारिज कर दिया। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर अक्यूज को ये लगता है कि प्रोसीडिंग्स जो है अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है, मीन्स लॉ तो कुछ और कह रहा है और प्रोसीडिंग कुछ और कह रही है, और लॉ ऐसी प्रोसीडिंग्स को कायम रखने के लिए या कंटिन्यू रखने की इजाज़त नहीं देता है, तो वहाँ पर हम उसको कहेंगे अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस। तो वहाँ पर अक्यूज़ जो है सेक्शन 482 CRPC के तहत जो है आवेदन कर सकता है, जैसा इस केस में हुआ। साथियों जब अक्यूज़ ने जो है आवेदन किया और कोर्ट से प्रार्थना करी कि प्रोसीडिंग जो है ये अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है, तो उसकी प्रार्थना जो है वो निरस्त कर दी गई, उससे स्वीकार नहीं किया गया। और उसका लॉ पॉइंट क्या था? उसका कहना यह है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है एक स्पेशल एक्ट है और सेक्शन 4 और 5 CRPC का कहता है कि अगर कोई स्पेशल एक्ट किसी सब्जेक्ट को डील विद कर रहा है और वो सब्जेक्ट को डील करने के लिए एक एग्जॉस्टिव कोड है, तो उस सिनेरियो में अगर प्रोसिक्यूशन की स्थितियां दाखिल कौन करेगा, इंस्पेक्शन कौन करेगा, सर्च कौन करेगा, सीजर कौन करेगा, अगर उस कानून में स्पेसिफिक है तो वहाँ पर वो कानून के प्रोविजंस जो है प्रिवेल करेंगे ओवर द प्रोविजन ऑफ CRPC, IPC एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। साथियों जिस कारण उसने कहा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो पावर है सैंपल ड्रॉ करने की वो है ड्रग इंस्पेक्टर को, जो पावर है इंस्पेक्शन की वो है ड्रग इंस्पेक्टर को। अगर कोई वॉयलेशन है तो ड्यू कोर्ट्स में सैंक्शन ऑब्टेन करके वो इस तरह सा जो है फाइल कर सकता है। तो उन्होंने ये हिट करने का प्रयास किया कि इस केस में जो FIR है ये अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है। इनका कहना है कि पुलिस अफसर के पास कोई पावर नहीं है टू लॉज द FIR। इनका ये भी कहना है कि पुलिस ऑफिसर सैंपल भी ड्रॉ नहीं कर सकता, इंस्पेक्शन तक नहीं कर सकता। उनका ये कहना है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में अगर इस तरह की स्थितियाँ हैं तो उसके बावजूद भी अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो ये अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है, एंटायर प्रोसीडिंग विशिएटेड है, बीइंग इन वॉयलेशन ऑफ लॉ है, इस कारण ये कार्रवाई लायबल टू बी सेट असाइड है। साथियों इस पॉइंट पर जो है कोर्ट ने नोटिस जारी करे और जो प्राइमरी कंटेंशन था उस पर जो है विचार करने के लिए कोर्ट तैयार हो गई कि क्या पुलिस के पास इन मामलों में जो कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट से गवर्न हो रहे हैं FIR काटने की पावर है या नहीं है। इनका कहना यह है कि जो ये पावर है केवल ड्रग इंस्पेक्टर के पास में है और ड्रग इंस्पेक्टर अगर वायलेशंस पाता है तो ड्यू कोर्ट्स में सैंक्शन ऑब्टेन करके इस्तकासा पेश कर सकता है। ये भी कोर्ट को जो है विचारण में लेना था और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत ऑथोरिटी कंपिटेंट कौन है इस पर भी जो है विचार करना था। तो कोर्ट ने क्वेश्चन का फॉर्मुलेट किया, द क्वेश्चन इज वेदर द पुलिस ऑफिसर हु सबमिटेड पुलिस रिपोर्ट कैन बी कंसिडर्ड एज report to be submitted by the inspector as per section 32 subclause 1 subclause A of drugs and cosmetic act and whether such proceeding can be validated the prosecution for the offences under drugs and cosmetic act। हम अगर बात करें हिंदी भाषा में इसी पॉइंट को लेकर तो कोर्ट ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि अगर पुलिस ऑफिसर इन मामलों में कार्रवाई करता है, FIR लॉन्च करता है, अल्टीमेटली अक्यूज को चार्जशीट करता है एज पर सेक्शन 173 ऑफ CRPC, तो क्या ये ऐसा ही माना जाएगा कि वो एक ड्रग इंस्पेक्टर की तरह पावर को एक्सरसाइज कर रहा है और कंप्लेंट को जो है दाखिल करने में सक्षम है? यदि ऐसा है तो क्या ऐसा प्रोसिक्यूशन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत वैलिडेट होगा या नहीं होगा? साथियों यहाँ पर एक सेक्शन पर रिलाई किया गया है, इसको समझना जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 32 सबक्लॉज 1 सबक्लॉज A ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। साथियों हम सब जानते हैं कि कानून के तहत किसी भी अथॉरिटी के पास कोई स्पेसिफिक पावर जब तक नहीं होगी तब तक वो कोई भी कार्रवाई या प्रोसिक्यूशन के लिए एम्पावर नहीं होगा।
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 32 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ये कहती है कि अगर कोई स्पेशल कोर्ट है और उसको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के ऑफेंस का प्रसंज्ञान लेना है, उस पर कार्रवाई करनी है, तो वो कार्रवाई कैसे करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट बाय द ड्रग इंस्पेक्टर। इसका मतलब इस पूरी प्रक्रिया में पुलिस रिपोर्ट, पुलिस ऑफिसर को बाहर कर दिया गया है, इवन एफआईआर तक को भी बाहर कर दिया गया है। और जहां तक बात कंप्लेंट की है तो उसके लिए सेक्शन 2 सब क्लॉज डी सीआरपीसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो क्या कहता है? कंप्लेंट मीन्स एलिगेशन, या तो ओरल हो चाहे राइटिंग में हो, विच आर मेड टू मजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू टेक एक्शन। अगर वो ओरल होंगे तो वो राइटिंग में लिखेगा मजिस्ट्रेट, बट यद्यपि ऐसा होता नहीं है। बट बेसिक प्रोटोकॉल क्या है कि कंप्लेंट मस्ट बी इन राइटिंग और यहाँ पर ऑफेंस का स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात कि जब भी कोई कंप्लेंट दाखिल करेगा कोई पब्लिक सर्वेंट और राजकार्य के वॉलेशंस को जो है इसमें बताया गया है, मीन्स कोई ड्रग का अपराध है या कोई राजकार्य में जो है बाधा पहुंचाई गई है या इस तरह के अपराध जिसमें कंप्लेंट जो है दाखिल होगी, तो उस सिनेरियो में जब भी कंप्लेंट दाखिल होगी तो देयर इज़ नो नीड कि जो वो कंसर्न पब्लिक सर्वेंट है उसके बयान जो है रिकॉर्ड किए जाएँ और उसके बयानों पर इंक्वायरी जो है होल्ड करते हुए कार्रवाई की जाए। अगर वो अपना फाइल करता है एफिडेविट तो वहाँ पर सफिशिएंट कंप्लाइंस जो है मानी जा सकती है और इवन कोर्ट जो है इस कंप्लाइंस को भी डिस्पेंस विद कर सकती है। इट मीन्स देयर इज नो नीड टू फाइल एनी स्टेटमेंट, देयर इज नो नीड टू रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट ऑन ओथ व्हाइल होल्डिंग द इंक्वायरी ऑन द कंप्लेंट। तो कोर्ट सीधे जो है प्रोसीजर लेके आगे जो है प्रोसीड कर सकता है। तो इस बात का विशेष जो है आपको ध्यान रखना है अपने नोट्स के अंदर। साथियों, कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर चार्जशीट जो फाइल हुई है वो फाइल हुई है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर और यहाँ पर ऑफेंस जो है ट्रायलेबल है बाय द स्पेशल कोर्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि एक जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अशोक कुमार शर्मा का, जिसका साइटेशन है 2021 वॉल्यूम 12 SCC में सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 674। तो क्या ऐड हुआ है? In this regard to cognizable offence under chapter 4 of the act in view of section 32 of the act and also the scheme of CRPC, the police officer cannot prosecute the offenders। तो कुल मिला के एक सामान्य बात अपन कहें कि जो एक्ट की स्कीम है और जो सीआरपीसी के प्रोटोकॉल्स हैं उसके तहत जो पुलिस ऑफिसर है वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं कर सकता है और ना ही कोई एफआईआर जो है लॉन्च कर सकता है। और यहाँ स्पेसिफिक बार है धारा 32 का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, उसको जो है रिलाई ऑन किया गया है। तो कोर्ट ने कहा कि जो बेसिकली प्रोसिक्यूशन है उस पर इनका हिट है। इनका कहना ये कि जो प्रोसिक्यूशन है इट वाज लॉन्च्ड ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट विच इज़ इनलीगल, जो व्यू करेक्ट दिखाई देता है। प्रोसिक्यूशन कैसे लॉन्च होगा? ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट जो कि फाइल करेगा ड्रग इंस्पेक्टर, ना कि पुलिस ऑफिसर, जिसकी पुष्टि जो है खुद सुप्रीम कोर्ट करता है उसके एक अन्य निर्णय में जिसका नाम है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अशोक कुमार, जो कि डिस्कस भी किया गया है यहाँ पर। तो कोर्ट ने लुक इनटू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, जो एक्ट की मूल भावना है उसको देखते हुए ये स्पष्ट कर दिया जो प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है बाय द पुलिस इंस्पेक्टर ये लीगली इनवैलिड है और कॉग्निजेंस जो है ऐसी प्रोसीडिंग्स में वो अनजस्टिफाइड है, इनलीगल है। तो कोर्ट ने यहाँ पर कार्रवाई को रद्द करते हुए अक्यूज को जो है दोष मुक्त करने के आदेश दे दिए। तो साथियों, ये जजमेंट जो है काफ़ी हेल्पफुल है हमारे उन केमिस्ट भाइयों के लिए। उनकी दुकान पर कई बार पुलिस वाले आ जाते हैं, छापेमारी करते हैं और उनको परेशान करते हैं। अगर आपको कोई मित्र, आपको कोई भाई या आप खुद मेडिकल काम करते हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके दुकान पर अगर कोई ड्रग है, मीन्स मेडिकल ड्रग या शेड्यूल एच ड्रग है, तो उस बारे में कोई भी इंक्वायरी, कोई भी इंस्पेक्शन, कोई भी सर्च, कोई भी सीजर पुलिस नहीं कर सकती है और ना ही एफआईआर काट सकती है। अगर वो आपको धमकाते हैं कि हम एफआईआर काट देंगे, जाँच कर लेंगे, तो आपके पास दो विकल्प हैं, एंटी करप्शन और दूसरा है 166 ऑफ IPC। कुल मिला के आपके राइट्स आपको पहचानने होंगे। अगर नहीं पहचानोगे तो यही आपके राइट्स जो है ख़त्म करने में, आपका शोषण करने में कोई भी कमी जो है वो नहीं छोड़ने वाले। दूसरी बात है कि जब भी ड्रग इंस्पेक्टर कार्रवाई करता है तो सीधे गिरफ्तारी वहाँ पर नहीं होती है, पहले वो इंक्वायरी होल्ड करता है, मीन्स वो आपसे पेपर कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा और वहीं पर हम मात खा जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अपने हिसाब से कॉरेस्पॉन्डेंस करते रहते हैं। जब भी ड्रग अथॉरिटी आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर रही है, आप खुद कॉरेस्पॉन्डेंस बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको 7 से लेकर 15 दिन का टाइम जो है उस कॉरेस्पॉन्डेंस का रिप्लाई करने के लिए दिया रहता है। तो वहाँ पर एक अच्छे वकील की सलाह लें, प्रॉपर जो है इसका रिप्लाई कर दें, ताकि भविष्य में जब प्रोसिक्यूशन होगा तो आपका रिप्लाई ही आपका बेस बनेगा, आपका डिफेंस बनेगा। तो बात छोटी सी है, ध्यान में रख लेंगे, समझ लेंगे तो बच जाएंगे, नहीं समझेंगे तो वहाँ पर नुकसान जो है आपका ही होगा। तो साथियों, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, अगर वीडियो को समझ में आया, इसने आपके कंसेप्ट को जो है क्लियर किया, तो इसको लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट जल्दी मिलते रहे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।